नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत साइंस का पूरा कोर्स करा चुके हैं। अलग से डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी। सोशल साइंस का पूरा कोर्स करा रहे हैं। क्लास नंबर 24 इससे पहले देखी थी, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम क्लास नंबर 25 में मिट्टी जो है उसके प्रकार, उसके अंतर्गत जलोढ़, काली, लेटराइट, ये सभी प्रकार की मिट्टी देखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है जीव और प्राकृतिक संपदा, तो इसी के अंतर्गत हमारा मिट्टी आता है और वही चीज हम यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की मृदा जो है उसके अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसके अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो हिंदी में तो मृदा विज्ञान कहते हैं, तो ये तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो आप पहचान लेंगे ऐसे ही। इंग्लिश टर्म आपको जो है वो पहचानना है। पैडोलॉजी जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी जो है वो कहा जाता है। अब थोड़ा सा अगर इसे आप जोड़िए तो आप कहीं घूमने जाते हैं, कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। और जब पैदल जाते हैं तो आपके जो पैर होते हैं, चप्पल पहने, जूते पहने, जो भी है, उसमें मिट्टी जो है वो आपकी क्या होती है, वो चिपक जाती है। तो पैदल पैदल से ही पैडोलॉजी आप वर्ड को जो है वो जोड़ सकते हैं। मृदा विज्ञान, मृदा के अध्ययन को कहते हैं पैडोलॉजी। इसके अलावा मृदा जनन जो है वो एक जटिल और निरंतर होने वाली जो है वो प्रक्रिया है। ये छोटा सा पॉइंट है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम कहते हैं आईसीएआर। अब आईसीएआर हिंदी में तो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगर आपसे इसमें इंग्लिश में फुल फॉर्म ही डायरेक्ट पूछ ली जाए तब आप क्या कहेंगे? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो बस फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए ताकि यहां से कोई क्वेश्चन है तो आप कर ले जाएं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आई से आपका क्या होता है? इंडियन होता है। सी से आपका क्या होता है? काउंसिल होता है। ऑफ आपका साइलेंट रहता है। उसके बाद ए से आपका होता है एग्रीकल्चरल और आर से रिसर्च। अगर नहीं भी आपको याद है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद याद है तो इसकी भी इंग्लिश आप कर लेंगे। तो इंडियन भारतीय कृषि जो है एग्रीकल्चरल अनुसंधान होता है रिसर्च से संबंधित, और परिषद तो आपका इसमें आ ही जाता है, तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। आगे लिखा है कि इन्होंने 1986 में जो है वो देश में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की थी और यही हमको जो है वो पढ़ना भी होता है। और 27 गौड़ प्रकार की मिट्टियों की पहचान भी जो है इनके द्वारा जो है वो की गई थी। अब कौन कौन सी मिट्टियां हैं जिनको हमें पढ़ना है, एक एक करके इनके बारे में जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखने से पहले हम ये जरूर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर जो मृदा है उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है, या सबसे कम, या पर्टिकुलर मृदा का नाम ही पूछ लिया गया और आपसे उसका क्षेत्रफल प्रतिशत में जो है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा 43.4% में सबसे ज्यादा। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा परसेंट किस मिट्टी का आपको देखने को मिलता है तो आप क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा का देखने को जो है वो मिलता है। और ये प्रतिशत भी याद रखिएगा, 43.4% जो है वो ये क्षेत्रफल की यहाँ पर बात जो है वो हो रही है। फिर बात करते हैं काली मृदा की, तो वहां पर 15.2% जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद करते हैं लाल और पीली मृदा, तो 18.6% जो है वो देखने को मिलता है। लेटराइट मृदा जो है आपका 3.7% देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मृदा जो है आपका 6.13% देखने को मिलता है। क्षारीय मृदा जो है वो 1.29% देखने को मिलता है। पीटमय और जैव मृदा जो है वो 2.17 देखने को मिलता है। और वन मृदा जो है वो 7.94% देखने को मिलता है। तो यहां पर आप एक चीज और फोकस करेंगे, सबसे ज्यादा कम परसेंटेज किसका देखने को मिल रहा है, तो 1.29 यानी कि क्षारीय मृदा का देखने को मिल रहा है। तो ये परसेंट भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। अगर आपको इन सभी में जो मेन याद रखने उनकी हम बात करें, बाकी अगर सभी याद है तो अच्छा है। जलोढ़ मृदा की बात करें तो इसका परसेंट आपको पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे अगर कौन आता है, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, तो दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं लाल और पीली मृदा जिसका 18.6% देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे तो ये 15.2 यानी कि काली मृदा देखने को मिल रहा है। तो आप टॉप 3 भी याद रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको ये कह दिया जाएगा कि इनको अरेंज कीजिए इनके क्षेत्रफल के आधार पर, और वहां पर आपको ऐसा नहीं कि ये टॉप 3 के ही दिए जाए, कई बार हो सकता है लेटराइट वगैरह भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए। इसीलिए मैंने कहा परसेंटेज अगर आपको सब पता होंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मिट्टियां विशाल मैदानों पंजाब से असम, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों और केरल के जो तटवर्ती भाग हैं उनमें जो है वो पाई जाती है। और जो ये मिट्टी होती है वो देश के 43.4%, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, भू क्षेत्र जो है उसमें जो है वो फैली हुई है। ये चीज मैंने आपको क्लियर की थी सबसे ज्यादा, इसीलिए जो है इसका परसेंटेज होता है। और इनकी स्थिति आप ध्यान रख सकते हैं ताकि यहां से अगर कोई क्वेश्चन स्थिति से बने या नदियों से बने तो आप जो है वो कर ले जाएं। इसके अलावा ये मिट्टियां नदियों के द्वारा
जो अपरदित पदार्थ होती हैं उनसे जो है वो निर्मित होती हैं, और बाढ़ के जो मैदान है उसकी काप को स्थानीय रूप से जो है वो खादर कहा जाता है, और पुरानी जो काप होती है जो कि अपरदन से अप्रभावित होती है उसे बांगर कहा जाता है। अब अपरदन क्या होता है? अपरदन क्या होता है? जब नदियां आपकी बहती हैं तो जो मिट्टी होती है उसको भी साथ में वो काटते हुए चलती हैं, तो उसे कहते हैं अपरदन। तो केवल नदियों में ही नहीं होता है, और भी माध्यमों से जो है अपरदन होता है, वायु के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर बेसिकली मिट्टी की बात की गई है, तो वही बात यहाँ पर बताई गई कि बाढ़ का जो मैदान होता है उसकी काप को हम कहते हैं स्थानीय रूप से खादर, और पुरानी जो काप होती है जो कि अपरदन से प्रभावित नहीं होती उसे हम बांगर कहते हैं। तो खादर और बांगर वर्ड जो है आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें पोटास और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका जलोढ़ मिट्टी है उसमें कौन से तत्व की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो पोटास और कैल्शियम की प्रचुरता होती है, और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी जो है वो पाई जाती है। तो कमी किस चीज की होती है वो भी आपको जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन भी जरूरी होता है, ह्यूमस भी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों चीजों की कमी होती है। इसके बाद बात करते हैं ये मिट्टी कौन कौन सी खेती के लिए या कौन कौन सी फसलों के लिए अच्छी होती। तो धान है, गेहूं है, तिलहन है, गन्ना है, दलहन है, इस प्रकार की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। तो ये फसलें भी आपको पता होना चाहिए जिनके लिए जो है ये मिट्टी जो है वो जरूरी होती है। तो ये आपकी हमने पढ़ी जलोढ़ मिट्टी। अब बात करते हैं दूसरे की, जो कि आपकी है काली मिट्टी, जिसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। काली मिट्टी की बात करें तो इसका विकास विशेषकर महाराष्ट्र में और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में दक्कन लावा के अपक्षय से जो है वो हुआ है। इन्हें स्थानीय रूप से रेगुर या फिर काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, और अंतरराष्ट्रीय रूप से अगर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय चरनोजम जो है वो कहा जाता है। ये रेगुर नाम इसमें आपका अधिकतर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। कपास के लिए फेमस है, तो काली कपास आप नाम जोड़ सकते हैं, काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी मानी जाती है, और अंतरराष्ट्रीय रूप से उष्ण कटिबंधीय चरनोजम जो है वो कहा जाता है। फिर बात करते हैं आगे, तो ये जो मिट्टियां होती हैं लौह तत्व, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इससे समृद्ध होती हैं, किंतु अगर इसमें नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, जैविक पदार्थों की बात करें तो उनमें जो है वो कमी पाई जाती है। तो ये आपको तत्व पता होना चाहिए कौन कौन से हैं और कौन कौन से इनमें कमी होती है। ये जो मिट्टी होती है इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे इसी तरीके से पूछा जाए कि ये ऊपर के सीधे सीधे पॉइंट, कई बार विशेषताओं से पूछ लिया जाता है कि आप बताइए इनमें से कौन सी विशेषता काली मिट्टी की जो है वो नहीं होती। जैसे अभी एक DSSB वाला पेपर हुआ था, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें क्या था मिट्टी से संबंधित 2-3 पॉइंट लिखे थे और उसमें पूछ लिया गया था इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो होती है। तो ये ऐसा है, डायरेक्ट ये विशेषता उठाकर पूछी जा सकती है कि नमी धारण करने की इनमें क्षमता अधिक होती है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी विशेषताएं भी। और लिखा है कि गीली होने पर चिपचिपी और सूखने पर इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, ये इसकी विशेषता है। और इनमें उर्वरता की बात करें तो वो अधिक देखने को मिलता है। मिट्टी ये जो है कपास, मैंने बताया सबसे पहले ये आपको एकदम रट के रखना है, जब भी काली मिट्टी की बात आएगी तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके अलावा तूर, तंबाकू, मोटे अनाज, अलसी आदि के लिए भी खेती के लिए जो है वो उपयुक्त होती है। फिर आगे बात करते हैं हमारी तीसरी मिट्टी जो कि है लाल मिट्टी, जिसे हम रेड सॉइल कहते हैं। तो ये मिट्टी आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के जो व्यापक क्षेत्र हैं उनमें देखने को जो है वो मिलती है। ये जो है कहां से मिलती है, तो ग्रेनाइट और जो नीच चट्टानें उनके विखंडन और वियोजन से जो है वो बनती है। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के विखंडन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, या लाल मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से होता है, दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ग्रेनाइट और नीच चट्टानें जो है उनके विखंडन से। इसका जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, इसीलिए इसका नाम लाल मिट्टी है। और इसका रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। किस कारण से लाल होता है, तो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फिर बात करते हैं तत्वों की, तो इस मिट्टी में लौह तत्व, एल्यूमिनियम और चूना जो है वो आपका जो है वो अधिक होता है, किंतु अगर बात करें जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है उनकी कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी हुई है, ऐसे ही आपको जो है वो याद रखनी है कि किन चीजों की अधिकता होती है और किन चीजों की कमी होती है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। आगे बात करते हैं, तो ये अत्यधिक निक्षालित यानी कि लीच्ड मिट्टियां जो है वो हैं। अब इस चीज को समझिए, निक्षालन होता क्या है। निक्षालन जो है आपका होता है जब जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, तो वर्षा होने के कारण क्या होता है, जो मिट्टी के जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे यहां पर मिट्टी की ये लेयर है, तो जो खनिज पदार्थ होते हैं
पोषक तत्व होते हैं वो रिस रिस कर जो है वो निचले स्तर में पहुंच जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं निक्षालन की जो है वो क्रिया। तो ये अत्यधिक निक्षालित मिट्टी जो है उसमें जो है वो आपकी आती है, और यहां जैसी जो खाद्यान्न फसलें उनके लिए जो है ये उपयुक्त मानी जाती है। आगे बात करते हैं अगली मिट्टी जो कि है आपकी लेटराइट मिट्टी। भारत में मिट्टी की बात करें तो केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, मेघालय, पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट जो क्षेत्र है उनमें जो है लेटराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो ये इनकी स्थिति है। इनका स्वरूप कैसा होता है? तो ईंट जैसा इनका जो है वो स्वरूप होता है, और भीगने पर ये कोमल है और सूखने पर कठोर हो जाती है। ये इनकी विशेषता होती है। तो जैसे आप देखते हैं गमलों में भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है, जो अगर 2-4 दिन पानी ना पड़े धूप में तो एकदम कड़ी हो जाती है। तो उससे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, सूखने पर कठोर हो जाती है, भीगने पर ये कोमल हो जाती है। और बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो ये मिट्टियां लौह और एल्यूमिनियम से जो है वो समृद्ध होती हैं। किंतु अगर नाइट्रोजन की बात करें, पोटास की बात करें, पोटेशियम की बात करें, चूना की बात करें और जैविक पदार्थों की बात करें, तो इन सभी चीजों की इनमें कमी पाई जाती है। होता क्या है? लोहा और एल्यूमिनियम, ये दो चीजें आपको लेटराइट मिट्टी में अधिकतर देखने को मिलता है। इनकी उर्वरता जो है वो कम होती है। आप देख रहे हैं इतनी सारी चीजें इनमें कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, तो इससे आपको अंदाजा लग रहा है इनकी उर्वरता कम होती है। किंतु उर्वरक के प्रयोग से इनमें काजू आदि फसलें जो है वो उगाई जा सकती हैं। अब ये चीज आप सोच रहे हैं कि अगर इसमें उर्वरता नहीं है तो मिट्टी में कैसे सारी चीजें जो है वो उगाई जाती हैं? तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जो उगाना चाहते हैं फसल, तो उसमें एज इट इज आप उगा देते हैं। आप जैसे मिट्टी है उसको तैयार करते हैं, उसमें आप कुछ परसेंट जो है वो गार्डन सॉइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें गोबर की खाद लेते हैं, और बहुत से लोग जो डीएपी वगैरह है वो यूज करते हैं। तो इन सभी चीजों का मिक्सर होता है। तो अगर उसमें कोई चीज कमी होती है तो किसी अन्य माध्यम से जो है वो मिल जाती है। फिर बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी, जिसको हम कहते हैं माउंटेन सॉइल। ये मुख्यतः हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत, इनकी अन्य पर्वत श्रेणी जो है उन पर जो है वो पाई जाती है पर्वतीय मिट्टियां। इसमें जीवांश की अधिकता और पोटास, फास्फोरस और जो चूना है इसकी कमी पाई जाती है। तो इसमें ज्यादा क्या होता है? जीवांश जो है इसमें अधिक होता है, और कमी पोटास, फास्फोरस और चूना की। ये मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त होती है? जो चाय के लिए, कहवा के लिए, मसाला के लिए और फलों के उत्पादन के लिए जो है वो पर्वतीय मिट्टी जो है वो होती है। वैसे आपने देखा होगा चाय है, कहवा है, ये सब आपका जो ढलान होते हैं उन पर जो है वो अधिकतर जो इनकी फसलें हैं या इसका उत्पादन है वो करते हुए देखने को मिलता है, और ढलानों पर ही आपकी चाय वगैरह की खेती की जाती है। तो उससे भी आप पर्वतीय मिट्टी को जोड़ सकते हैं, क्योंकि पर्वत भी थोड़े इस प्रकार से ढलान पर ही होते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी आप याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, जिसे हम डेजर्ट सॉइल कहते हैं। इसका विस्तार राजस्थान, क्योंकि मरुस्थल की बात हो रही है, सौराष्ट्र है, कच्छ है, हरियाणा है, दक्षिणी पंजाब है, यहाँ सभी देखने को जो है वो मिलता है। और ये बजरी युक्त मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन और जो जैविक पदार्थ है उनकी कमी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो भिन्न मात्रा इसमें जो है वो पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो कैल्शियम कार्बोनेट की है, पर अगर कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ सभी की कमी है। इसमें केवल मिलेट, बाजरा, ज्वार और मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं। तो ये फसलें आप इसमें जो है वो याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं पीट और दलदली मृदा, जिसको हम कहते हैं पीटी एंड मार्सी सॉइल। तो ये मृदा जो है वो वर्षा ऋतु में जलमग्न होने वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है। जलमग्न मतलब उसमें डूब जाते हैं, जो जैसे कोई गड्ढा है तो उसमें वर्षा हुई तो भर गया, तो वो मिट्टी आपकी जलमग्न हो जाती है। तो उस प्रकार से बताया गया है कि मृदा वर्षा ऋतु में जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टियां काली, भारी और अत्यधिक अम्लीय होती हैं, और धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। क्योंकि धान की खेती के लिए चाहिए होता है वाटर, तो ज्यादा पानी चाहिए होता है। जब उस मिट्टी में ही दलदली मृदा है जलमग्न होने के कारण, तो फिर ये इस प्रकार की जो मिट्टी होती है धान की खेती के लिए अच्छी होती है। कहाँ देखने को मिलती है मिट्टी? तो केरल और तमिलनाडु जो है इसमें जो है देखने को मिलती है। अगला देखते हैं आपका लवणीय और क्षारीय मृदा। तो ये मिट्टियां जो होती हैं वो आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी भी आपका है, महाराष्ट्र है, बिहार के जो शुष्क भाग है उनमें जो है वो देखने को मिलती है। ये जो है आपका रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर नामों से, अलग अलग नामों से जो है वो जानी जाती है, जिसमें आपका चौपन भी जो है वो आती है। तो ये सभी स्थानीय जो है इसके नाम है। इसमें होते कौन कौन सी फसलें? तो चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, तंबाकू, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो आपको लवणीय और क्षारीय मृदा में जो है वो देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं आगे हम प्रश्नों की। टोटल हम यहाँ पर 15 प्रश्नों की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और सबसे पहला प्रश्न है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता जो है वो होती है जलवायु और
प्राकृतिक वनस्पति की, या फिर जलवायु और व्यवसाय की, या मृदा और जल निकास की, या आर्थिक आधार और प्रजातियों की। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति जो है इसकी जो है वो होती है। तो ये जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं ये इस पूरे कंप्लीट चैप्टर से पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको मृदा वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे जो पहले हम पढ़ चुके हैं, उस तरीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित जो क्षेत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं, अभ्यारण्य कहलाते हैं, या फिर सामाजिक वन कहलाते हैं, या नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहलाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहलाते हैं, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, इनमें से क्या मृदा संरक्षण की जो है वो जैव पद्धति है? समोच्च कृषि है, समोच्च वैदिकाकरण है, अवनालिका नियंत्रण है, या फिर बेसिन लिस्टेन है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कई बार हम पढ़ के कुछ जाते हैं मिट्टी के बारे में और क्वेश्चन इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं, तो हमें हर प्रकार के प्रश्नों को फेस करना है, हर प्रकार के प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है। आंसर की बात करते हैं तो इसे हम समोच्च कृषि कहते हैं, जहां पर मृदा संरक्षण की जैव पद्धति जो है हम इसे कह सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, समोच्च कृषि जो है मृदा संरक्षण की जैव पद्धति जो है वो कहलाती है। चौथा प्रश्न आपका देखते हैं कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या ए और सी दोनों? तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में तो मैंग्रोव जो है उसके विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, ये इसका प्रभाव देखने को मिलेगा वैश्विक तापन का, अगर मैंग्रोव वन की जो है वो बात की जाए। अगला प्रश्न पांचवा है कि कौन सा राज्य है जिसके वन क्षेत्र का परसेंट अनुपात सबसे जो है वो ज्यादा है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मिजोरम, असम? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ये याद जरूर रखना है। मिजोरम आपका यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो है ये आता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 84.53% देखने को जो है ये मिलता है। दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश का नंबर देखने को मिलता है, जहां पर ये 79.33% देखने को जो है वो मिलता है। उसके बाद नंबर आता है आपका मेघालय का, तो मेघालय का जो परसेंटेज है वो आपको देखने को मिलता है लगभग 76.00%। उसके बाद नंबर आता है आपका मणिपुर का, और फिर आता है आपका नागालैंड का। तो ये आप टॉप 5 के नाम जो है वो याद रख सकते हैं, जिसमें मिजोरम आपका सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है उसका परसेंट आपको देखने को मिलता है, या आप कह सकते हैं प्रतिशत अनुपात सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं छठा, कि भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है। दूसरा कह रहा है काली मिट्टी में पौधों की समृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन और साथ ही साथ फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। आपको बताना है सही कौन सा है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों ही आपके गलत हैं। तो काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, ऐसा है कि नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा है, तो ए वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में पौधों की समृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन और साथ ही साथ फास्फोरस होते हैं, तो ये आपके नहीं होते, ये हमने ऊपर अभी आपको बताया था। तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो केवल पहला आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही होगा, दूसरा आपका जो है यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, कि इनमें से कौन सा जोड़ा यहाँ पर जो है वो सही है, आपको बताना है। एक तरफ वन्य जीव विहार दे रखे हैं, एक तरफ उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं, बांदीपुर, मानस, रणथंभौर और सिमलीपाल। राज्य दे रखे हैं तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान, बिहार। बताइए इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर जोड़ा सही दे रखा है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो रणथंभौर राजस्थान जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। बाकी बाकी जो सही यहाँ पर गलत दे रखे हैं इनको भी देख लेते हैं। तो सिमलीपाल जो है आपका ये कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में आपको देखने को जो है वो मिलता है। मानस की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये असम में जो है वो देखने को मिलता है। बांदीपुर की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में देखने को जो है वो मिलता है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं, सी वाला यहाँ पर सही था, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न कह रहा है इनमें से वो फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता भी होती है? चाय, गेहूं, चावल, मूंगफली? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उगने का जो है इसमें जलोढ़ मिट्टी दे रखा है, बाकी पानी के लिए आवश्यक मैंने बताया था धान की खेती के लिए भी जरूरी होता है। और इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो चाय, गेहूं, चावल, मूंगफली दे रखा है, तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर चावल जो है वो सही होगा।
इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ फसलें हैं जो आपको अलग अलग जगह कॉमन भी देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फसल केवल एक ही मिट्टी में उगाई जा सकती है। जैसे थोड़ी सी अगर पानी की जरूरत जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा देखने को मिल रही है तो आपको दूसरी मिट्टी में भी देखने को मिलेगी। इसलिए नवा प्रश्न है आपका, वनारोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की या वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो रोपण का मतलब क्या होता है, बस इतना सा आप समझ जाएंगे तो इस प्रश्न को कर लेंगे। रोपण का मतलब होता है और ज्यादा आप पेड़ को जो है वो लगाएं। रोपना मतलब होता है पेड़ को लगाना, तो पेड़ लगाने की आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है ऐसे सरल से क्वेश्चन हम रोपण वर्ड का अर्थ अपोजिट में ले लेते हैं कि वन काटना जो है, तो वन रोपण हम काटने के साथ ऑप्शन चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सरल चीजों पर भी फोकस करना है, इनको तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। 10वां प्रश्न आपका है, भारत में इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? बांदीपुर, पेरियार, काजीरंगा या गिर, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। इससे पहले की सारी क्लासेस एसएसटी और साइंस दोनों ही आपको अलग से प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। पूरा कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। एसएसटी का हम करा रहे हैं, साइंस का पूरा हम करा चुके हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला यानी कि काजीरंगा जो है वो सही होगा जब बात होगी आपका गैंडों के संरक्षण की परियोजना की, या एक सींग वाला गैंडा भी करके पूछ लिया जाता है। तो काजीरंगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं? 50 सेंटीमीटर से अधिक, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200, 200 से अधिक। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका 200 सेंटीमीटर से ज्यादा आपका ऑप्शन सही होगा। ये वर्षा वाला हमने कल वाली क्लास में जो है सारी चीजें आपको बताई थी। अगर कल वाली क्लास आपने देखी होगी तो वहां पर ये क्वेश्चन जो है वो हमने आपको पढ़ाया था। तो ये आपका ऑप्शन कल वाले क्लास के अकॉर्डिंग आपको याद होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12, इनमें से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? मैग्रोव या फिर सदारहित या फिर पर्णपाती या फिर शंकु वृक्षी। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी कि मैग्रोव जो है वो बिल्कुल सही होगा। कौन सा वन आप कहेंगे जलाक्रांत क्षेत्रों में होता है? तो मैग्रोव वन जो है आपका विकसित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 13, कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब जो है वो की गई? 1 जुलाई 1966, 1 जुलाई 1968, 1 जुलाई 1967 या 1 जुलाई 1965। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी 1 जुलाई 1966 जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न 14, 15 वाला लास्ट होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि साल और सागौन के जो वृक्ष हैं वो इनमें से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में जो है वो पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन, विषुवतीय वन, उष्णकटिबंधीय वन या फिर मिश्रित वन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका उष्णकटिबंधीय वन सही हो जाएगा। साल और सागौन के जो वृक्ष हैं वो आपको इसमें देखने को जो है वो मिलते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। और सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो अभी तक अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपको करंट अफेयर से रिलेटेड हो या कोई और न्यूज अपडेट से रिलेटेड हो, सारी चीजें मिलती रहें। और टेलीग्राम पर ही हमने जो भी आपकी यूपी टेट से रिलेटेड आंसर की थी ये सारी चीजें भी ऑलरेडी भेज दी थी। 15 प्रश्न देखते हैं। सामाजिक वानिकी है निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ साथ उगाना, सहकारी समिति जो है उनके द्वारा वन का प्रबंध, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक प्रकार का पौधा उगाना, ये सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे जो है उनका उगाना और उनकी व्यवस्था करना। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला ही सही होगा। सामाजिक वानिकी होता है जो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि होती है ना उस पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जो टर्म होते हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर ले जाएं। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है मरु मृदा, दूसरा ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, सी ऑप्शन है जलोढ़ मृदा और डी ऑप्शन है काली मिट्टी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा।
तो आज के में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग मैंने पहले ही बता दी, एक दोपहर के 3 बजे की, एक शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और इससे पहले की क्लासेस नहीं देखनी तो अलग से प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।